हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। गुरप्रीत, माधव और टीना तीनों एक विलेज में गए। वहां पे उन्होंने देखा कि एक फार्मर लैंड टिलिंग कर रहा है। तो फार्मर से जब उन्होंने पूछा तो फार्मर ने उनको बताया कि मैं यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लैंड की टिलिंग कर रहा हूँ। लैंड टिलिंग क्या होता है? लैंड टिलिंग होता है लैंड की प्लोइंग करना। हल चलाकर जो सॉइल को लूज करते हैं उसको बोलते हैं लैंड टिलिंग करना। तो फार्मर ने बताया कि अब मैं इसमें कुछ मैन्योर डालूंगा, कुछ खाद डालूंगा, सॉइल को फर्टाइल बनाऊंगा। खाद डालने से सॉइल थोड़ी और फर्टाइल हो जाती है और उसके बाद मैं इसमें वीट ग्रो करूंगा। और जब वीट ग्रो हो जाएगी उसके बाद इसको मैं मंडी में जाकर बेचूंगा और मंडी में मुझे इसका अच्छा खासा प्राइस मिलेगा। और मंडी से फिर ये वीट जाएगी फैक्ट्री में। फैक्ट्री में फिर वीट फ्लोर से बनेंगे बिस्किट्स एंड ब्रेड वगैरह। तो ओवरऑल अब इस स्टोरी से क्या समझ में आ रहा है कि एक प्लांट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट तक होती है। इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व है, तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या है? फार्मर खेत में वीट ग्रो कर रहा है। सेकेंडरी एक्टिविटी में वही वीट फैक्ट्री में जाकर उससे ब्रेड एंड बिस्किट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। टर्शरी एक्टिविटी में वो ब्रेड और बिस्किट्स लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। सर्विस का काम किया जा रहा है टर्शरी एक्टिविटी में। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी में वो सारे काम जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी हम काम करते हैं वो आते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। लाइक एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या है? जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज की हम प्रोसेसिंग करते हैं। लाइक स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ब्रेड की बेकिंग हो रही है, क्लॉथ की वेविंग हो रही है, तो ये आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में। टर्शरी एक्टिविटी में आता है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है टर्शरी एक्टिविटी। बेसिकली टर्शरी एक्टिविटी में सर्विसेज का काम होता है, इसीलिए जो टर्शरी एक्टिविटी है इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। टर्शरी एक्टिविटी में आ जाता है ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रेड का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये आते हैं टर्शरी एक्टिविटी में। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है सॉइल, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? सॉइल की कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर में आता है क्रॉप्स ग्रो करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लाइफ स्टॉक की रेयरिंग करना, ये सारे आते हैं एग्रीकल्चर में। लाइफ स्टॉक रेयरिंग क्या होता है? जो घर पे गाय, भैंस, बकरी, शीप वगैरह रखते हैं उसको बोलते हैं लाइफ स्टॉक रेयरिंग। वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में जो 50% लोग हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, वो एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं। इवन कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की भी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर के लिए दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो सॉइल, दूसरा है क्लाइमेट। किसी जगह की सॉइल अगर अच्छी है और वहां का क्लाइमेट भी फेवरेबल है तो वहां पे जो एग्रीकल्चर है वो बेस्ट होगा, राइट। अब जिस लैंड पे क्रॉप्स ग्रो करी जाती है, उस जो मतलब लैंड फेवरेबल होती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, उसको बोलते हैं एरेबल लैंड। नीचे मैप पे वर्ल्ड की कुछ प्लेसेस बताई है जहां पे एरेबल लैंड मिलती है। नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट है, साउथ अमेरिका में थोड़ी बहुत है क्योंकि साउथ अमेरिका में अमेज़न के घने जंगल है, इसीलिए जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो थोड़ी कम है। यूरोप में ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में है, अफ्रीका में थोड़ा बहुत है, पैचेस है एरेबल लैंड के ऊपर। ये पूरा सहारा डेजर्ट आ जाता है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल लैंड नहीं है। इंडिया पूरा का पूरा बेस्ट सॉइल है इंडिया की भी। तो फिर यहाँ पे एशिया का आ गया ईस्टर्न साइड और ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न साइड आ गया। ये वर्ल्ड के कुछ रीजन है यहाँ पे एरेबल लैंड होती है। फिर नीचे कुछ टर्म्स दे रखी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है?
सॉइल की कल्टीवेशन करना, उस पे क्रॉप्स ग्रो करना और साथ में लाइव स्टॉक रेयरिंग, ये काम है एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं, क्रॉप्स और लाइव स्टॉक रेयरिंग, राइट। एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोला जाता है। फिर आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, इससे फार्मर को कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर रिलेटेड टू फिशेस, इसमें फिशेस कहा जाता है, पॉन्ड्स टैंक्स वगैरह बना के उसमें फिशेस रखना, उन फिशेस की ब्रीडिंग करवाना, ये आता है पिसिकल्चर में। विटिकल्चर में ग्रेप्स की कल्टीवेशन आ जाती है। हॉर्टिकल्चर में आ जाते हैं वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सबको ग्रो करना फॉर कमर्शियल यूज, बेचने के लिए जो वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ग्रो करते हैं वो आते हैं हॉर्टिकल्चर में, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं फार्म सिस्टम में। अब जो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है, ये एक तरह का सिस्टम है। इसमें भी इनपुट हम डालते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट निकल कर आती है। इनपुट क्या आ जाता है, यहाँ पिक्चर में थोड़ा क्लियर दिया हुआ है। इनपुट में आ जाता है जैसे मशीनरी हो गया, सीड्स हो गया, बाकी फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं जिसमें केमिकल्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, ये आते हैं इनपुट में। इसके अलावा लेबर, ये भी इनपुट में आती है। फिर इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम, प्लोइंग करते हैं, सोइंग करते हैं, स्प्रेइंग का काम करना, इरिगेशन करना, ये आ जाता है प्रोसेसिंग में। उसके बाद फिर जो हम क्रॉप काटते हैं, उसके बाद जो हमारे पास एंड रिजल्ट आता है वो आता है इसका आउटपुट। जैसे क्रॉप्स हो गया, वूल हो गया, अगर लाइव स्टॉक रेयरिंग का कोई काम कर रहा है, शीप वगैरह रखी है तो उस केस में वूल आ जाता है। अगर किसी ने गाय भैंस रखी है तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लाइक दूध, दही, मक्खन, वो सारी चीजें आ जाती है। और अगर कहीं मुर्गियां रखी हुई है किसी फार्मर ने तो वहां पे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लाइक एग हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे। तो फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में फार्मिंग का काम होता है। अब किसी जगह की जियोग्राफिकल कंडीशन, वहां पे जो क्रॉप्स है, जो डिमांड है चीजों की वो कितनी है, वहां पे लेबर कैसी है, लोग चीप लेबर अवेलेबल है या नहीं है, टेक्नोलॉजी कैसी है किसी जगह की, इन सब के बेसिस पे जो फार्मिंग है वो होती है दो तरह की। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है जैसे कि फार्मर सिर्फ अपने लिए ही ग्रो कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट जो मतलब होता है, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती है वो आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग में, मतलब कि मार्केट में बेचने के लिए वो कुछ ग्रो नहीं कर रहा। कमर्शियल फार्मिंग में होता है कि हम मार्केट में बेचने के लिए ग्रो कर रहे हैं, उससे हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो आता है कमर्शियल फार्मिंग में। आगे हम इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग को। उससे पहले आता है एक ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर डालकर, नेचुरल पेस्टिसाइड यूज करके जब क्रॉप्स ग्रो करी जाती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें कोई भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किए जाते, ना ही किसी कोई सीड की जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। ये होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल नेचुरल तरीके से क्रॉप को ग्रो करना, उसमें कोई भी हम केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज नहीं करते। फिर चलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग पे। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है फार्मर की फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए जो फार्मिंग करी जाती है उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से करी जाती है, इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती, हाउस होल्ड लेबर होती है, मतलब घर के मेंबर्स ही होते हैं जो हेल्प करते हैं, और इसकी आउटपुट भी बहुत कम होती है, मतलब कि फार्मर की फैमिली के लिए ही होती है, इसलिए इसकी आउटपुट भी थोड़ी बहुत ही होती है, जिससे कि जो फार्मर की फैमिली का साल भर का गुजारा हो जाए, इतनी इसकी आउटपुट निकलती है। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है ये भी दो तरह की होती है, एक तो होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, दूसरी होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस में क्या आता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस में फार्मर एक लैंड का छोटा सा टुकड़ा लेता है, उसमें सिंपल टूल्स यूज करके, घर की लेबर यूज करके वो क्रॉप ग्रो करता है। इसमें क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, जो सनी डेज है वो ज्यादा होने चाहिए, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, और एनुअली जो किसान है वो एक से ज्यादा क्रॉप्स भी उसमें ग्रो कर लेता है। बेसिकली जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसमें मेन क्रॉप रहती है उसकी राइस, क्योंकि ज्यादातर जो वर्ल्ड के लोग हैं वो राइस ही खाते हैं, ठीक है। एशिया में तो राइस ही चलता है, बाकी जगहों पे भी ज्यादातर जो है राइस को ही प्रेफरेंस
दी जाती है। इसके अलावा राइस के साथ, अब देखो राइस जो है वो 6 मंथ्स की क्रॉप है, 5 to 6 मंथ्स में जो राइस है वो हो जाता है। इसके अलावा फिर वो और क्रॉप्स भी ग्रो करता है राइस के साथ, लाइक वीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गई या ऑयल सीड्स हो गई, जो चीजें मतलब घरों के लिए चाहिए होती है। दालें चाहिए, आटा चाहिए, उसके लिए वीट ग्रो कर लेगा, चावल के लिए राइस हो गया, थोड़ी बहुत मेज भी, मक्की भी चल जाती है। तो इसके अलावा राइस के अलावा फिर कुछ और क्रॉप्स भी ग्रो कर लेता है जो घर के लिए चाहिए होती है। तो जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये ज्यादातर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में होती है, जहाँ पे मॉनसून अच्छा खासा हो। ये आ जाता है रीजन एशिया का, ईस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट है, वहां पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ज्यादा प्रेवलेंट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे। इसमें दो चीजें आती है, एक आती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरी आती है नोमैडिक हर्डिंग। अब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इसमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है। जैसे कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं जूमिंग। मैक्सिको में बोलते हैं मिल्पा, ब्राजील में बोलते हैं रोका, मलेशिया में बोलते हैं लदांग। तो ये कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। फिर चलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, अब देखो जो किसान है वो जाता है कहीं पे भी, जैसे जहाँ पे जंगल वगैरह होते हैं, ज्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहां पे होती है जो कि थिकली फॉरेस्टेड एरिया होता है, जहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी हो और जो वेजिटेशन है वो भी क्विकली रीजनरेट हो जाए, वैसी जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। ज्यादातर वर्ल्ड में जो अमेज़न बेसिन है वहां पे होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो प्रेवलेंट है। इसमें होता है लैंड का एक टुकड़ा लेता है किसान, प्लॉट एक लैंड का होता है, उसको उसमें जो भी ट्रीज वगैरह हर्ब्स वगैरह उगे होते हैं उसको साफ कर देता है, काट देता है, ट्रीज को काट के उसको जला देता है। जलाने के बाद जो एशेस वगैरह बचती है उसको मिट्टी में ही मिक्स करके क्रॉप्स ग्रो करता है। क्रॉप्स कौन सी होती है इसमें, ज्यादातर मेज हो गया, याम हो गया, पोटैटोज, कसावा, ऐसी क्रॉप्स फिर वहां पे ग्रो होती है। अब 2-4 साल तक वहां पे क्रॉप्स वो ग्रो करता है। उसके बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो उस लैंड को वैसे ही खाली छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। फिर वहां पे भी सेम प्रोसेस रिपीट होता है। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है, वेजिटेशन भी जल्दी रीजनरेट हो जाती है। वेजिटेशन जल्दी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, वो जो जमीन का टुकड़ा है वो भी फिर से फर्टाइल हो जाएगा और किसान फिर वहां से शिफ्ट कर जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। फिर चलते हैं नोमैडिक हर्डिंग पे। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग होता है, हर्ड्समैन जो होते हैं वो अपनी जो गाय, भैंस, बकरियां, ऊंट वगैरह जो भी होते हैं उनका झुंड बनाकर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, फॉर द सर्च ऑफ फूड, वाटर हो गया। और इनका एक पर्टिकुलर रूट होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीजन में वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही सीजन चेंज होता है वो फिर अपनी वापस ओरिजिनल प्लेस पे आ जाते हैं। जो नोमैडिक हर्डिंग है ये ज्यादातर जो सहारा के सेमी एरिड या एरिड रीजन है वहां पे होती है, सेंट्रल एशिया में होती है। इसके अलावा इंडिया में भी कुछ पार्ट्स में होती है, लाइक राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राइट। अब जो इसमें जो नोमैडिक हर्डिंग होती है, नोमैडिक हर्डिंग में जो मूवमेंट होती है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, किसी जगह का सीजन, वेदर चेंज होता है, उस अकॉर्डिंग जो हर्ड्समैन होते हैं वो अपना हर्ड लेकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब इनके पास कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? ज्यादातर इसमें शीप होती है, कैमल हो गया, याक हो गया, या गोट्स हो गए, ठीक है। ये अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं नोमैडिक हर्डिंग में अकॉर्डिंग टू सीजन। अब ये जो एनिमल्स है इनसे इनको मीट मिलता है, मिल्क हो गया, वूल, हाइड्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इन एनिमल से इनको मिलते हैं टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। फिर नेक्स्ट आता है कमर्शियल फार्मिंग।
कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती है वो मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो करी जाती है, प्रॉफिट के लिए ग्रो करी जाती है। इसीलिए जो कमर्शियल फार्मिंग है इसमें कल्टीवेशन बहुत बड़े लेवल पे होती है। इसमें बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर के खेत होते हैं और उस पर कैपिटल भी ज़्यादा आती है। जो इनपुट है, इनपुट कैपिटल भी इसमें ज़्यादा आती है। इसमें ज़्यादातर जो काम है वो मशीनों से होता है। अब देखो, जो हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर लैंड है उसको हाथ से प्लो करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर करोगे भी तो बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, तो जो फिर अगेन काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो कमर्शियल फार्मिंग है वो ज़्यादातर मशीनों से ही होती है। कमर्शियल फार्मिंग में फिर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है इसमें, और एक मिक्स्ड फार्मिंग होती है, एक होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें 3 चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पे। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती है वो कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो करी जाती है। इसमें ज्यादातर वीट और मेज 2 कॉमन क्रॉप्स है जो ग्रो करी जाती है। दो जो वीट और मेज है, ये 2 ग्रेन क्रॉप्स है जिनको ये ग्रो करते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। इसके मेजर एरियाज आ जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गए, यूरोप के ग्रासलैंड्स हो गए और एशिया के ग्रासलैंड्स हो गए। अब ये वाले जो रीजन है ना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया के टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले रीजन, ये बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, दूर दूर लोग रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर के फार्म्स होते हैं यहाँ पे, जिनमें ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विंटर सीजन होता है ना, विंटर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है विंटर सीजन में, तो इसीलिए इसमें एक सीजन में ही क्रॉप ग्रो होती है, सिर्फ सिंगल क्रॉप ग्रो यहाँ पे होती है। फिर नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग में एक तो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फूड एंड वाटर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, साथ में लाइफ स्टॉक रेयरिंग का काम भी होता है। जैसे कि घर पे गाय भैंस भी रखी हुई है और खेतों में जो क्रॉप्स वगैरह है वो भी ग्रो हो रही है, एग्रीकल्चर का काम भी साथ में हो रहा है। ज्यादातर जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है ये यूरोप में होती है, ईस्टर्न यूएस, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में होती है। नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग का ही पार्ट है। इसमें पूरे साल में एक सिंगल क्रॉप ग्रो होती है, मतलब कि जो क्रॉप होती है उसका ग्रोइंग पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है। जैसे टी हो गया, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि टी का प्लांट है उसको ग्रो होने के लिए 1 साल लगता है। 1 साल के बाद उसमें से जो फ्रूट्स होते हैं वो निकलते हैं। जैसे कि टी हो गया तो टी का जो पत्तियां हैं वो 1 साल के बाद वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है। टी, कॉफी, शुगर केन, ये पूरी की पूरी 1 साल की क्रॉप होती है। इसके लिए जो प्लांटेशन क्रॉप्स है इसके लिए लेबर चाहिए होती है। अब देखो, जो टी लीव्स है या कॉफी बीन्स है, अब इनको कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होती है, मैनुअल लेबर चाहिए होती है, और साथ ही साथ इसके लिए कैपिटल भी चाहिए होती है, पैसा भी चाहिए इनको ग्रो करने के लिए। और जो आगे प्रोड्यूस निकलता है उसको फिर फार्म में भी प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है, या उसको आसपास फैक्ट्री में ले जाकर वहां पे उनकी प्रोसेसिंग करी जाती है। अब देखो, जैसे कि कॉफी बीन्स हो गए, टी लीव्स हो गए, अब इनकी प्रोसेसिंग करके आगे फिर इनसे भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसीलिए जो प्लांटेशन क्रॉप्स है इनके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा खासा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जिन एरियाज में होगा वहीं पे प्लांटेशन क्रॉप्स सक्सेसफुल रहेगी। इसके अलावा जो प्लांटेशन है वो वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। जैसे मलेशिया में रबर प्लांट होता है, ब्राजील में कॉफी होती है, इंडिया और श्रीलंका में टी प्लांट्स होते हैं, असम की जैसे कॉफी है, दार्जिलिंग की, ये काफी फेमस है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे मेजर क्रॉप्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।